Dear students, very good morning. You welcome again in this class. बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम राजा राम मोहन राय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कल शिक्षा संबंधी विचार, सामाजिक विचार और आर्थिक विचारों का अध्ययन किया था। आर्थिक विचारों में कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए थे। आर्थिक विचारों में जो शेष पॉइंट रहे उसमें राजा राम मोहन राय ने प्रशासनिक व्यय को कम करने पर बल दिया, क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक रूप में स्थिति बहुत खराब थी और जो ब्रिटिश शासकों के द्वारा प्रशासन के नाम पर अनाप शनाप जो खर्च किया जा रहा था, उस खर्च में कमी की जानी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली यदि प्रशासनिक व्यय पर जो खर्च बचेगा वो सामान्य जनता के हितार्थ खर्च किया जा सकेगा। इसके साथ राजा राम मोहन राय ने कहा कि उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर जो है, ब्रिटिश उच्च अधिकारी हैं, उनको अधिक मात्रा में वेतन देना पड़ता है। यदि उसी योग्यता के उच्चाधिकारी भारत से लिए जाए तो उनके वेतन और अन्य खर्चों पर कम करना पड़ेगा खर्च, और राजकोष में एक बचत होगी। तो राजा राम मोहन राय ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का भी सुझाव दिया। इससे भारतीयों को उच्च पद मिलेंगे, भारतीयों में एक गरिमा सम्मानपूर्ण जीवन के प्रति एक भावना जागृत होगी और भारतीयों में ब्रिटिश शासकों के प्रति भी एक सम्मान की भावना उत्पन्न होगी। इस तरह यूरोपियंस को जो अत्यधिक धन दिया जा रहा है उस धन में भी कमी की जा सकेगी। इसके साथ एक अन्य सुझाव राजा राम मोहन राय ने सैनिक व्यय सीमित करने पर भी बल दिया, क्योंकि जो स्थायी सेना की संस्थाएं हैं उनमें पर्याप्त कमी की जा सकती है और आकस्मिक यदि खतरे की संभावना हमें है तो उससे बचने के लिए किसानों की आरक्षित सेना का गठन किया जाए। क्योंकि सरकार को, राज्यों को अधिकतर कोशिश ये करनी चाहिए कि बाहरी आक्रमण हम पर हो नहीं सके। दूसरे राज्यों के साथ मेल जोल या संपर्क इस तरह का रखा जाए, मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाए जाएं, ताकि युद्ध जैसी संस्थाओं पर हमें अनावश्यक खर्च नहीं करना पड़े। और जब युद्ध की संभावनाएं शून्य हो जाएंगी तो स्थायी सेना की संख्या में भी हम कमी कर सकते हैं। हालांकि स्थायी सेना को कोई भी राज्य खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कमी की जा सकती है और आरक्षित दस्ते के रूप में एक संगठन, सेना का संगठन रखा जा सकता है। भारत से विदेशों में जो धन की निकासी हो रही है उसे रोकने पर भी राजा राम मोहन राय ने बल दिया, क्योंकि यहाँ से जो धन जा रहा है उससे यहाँ के लोगों को न रोजगार मिल रहा है और यहाँ की आर्थिक विपन्नता की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार पर ही है, क्योंकि वो यहाँ से कच्चा माल ले जाती है और वहाँ से निर्मित माल को लाकर इन्हीं भारतीयों को और अधिक कीमत में बेचा जाता है। वो इनके लिए मानसिक रूप से पीड़ादायक भी है और आर्थिक रूप से भी पीड़ादायक है। तो भारत से विदेश में जो धन जा रहा है उस धन को रोका जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ से अर्न करते हैं वो ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में जाकर उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि वो यहीं पर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत भौतिक सुविधाओं का विकास होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। ब्रिटिश लोग केवल यहाँ से धन अर्न करके उसको इन्वेस्टमेंट अपने ही देश में जाकर कर रहे थे, जो राजा राम मोहन राय ने जिसका विरोध किया। इसी तरह भारत से विदेश जाने वाले माल पर निर्यात कर में कमी करने का सुझाव दिया, क्योंकि जो माल यहाँ से विदेश जा रहा है वो कम कीमत पर ले जाया जाता है और यहाँ पर जो माल की कमी पड़ती है फिर हमें उसी ब्रिटिश सरकार से ब्रिटेन के माल को अधिक कीमत में खरीदना पड़ता है। तो राम मोहन राय ने विदेश जाने वाले माल की निर्यात में भी कमी का सुझाव दिया। यूरोप के उद्योगपतियों को भारत में बसाने पर प्रोत्साहन, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स को यहाँ बसने की इजाज़त नहीं थी। राम मोहन राय ने
बहुत अधिक नहीं, लेकिन यदि उद्योगपति और पूंजीपतियों को निश्चित शर्तों और प्रतिमानों के आधार पर यहाँ बसने की यदि छूट दी जाएगी, तो यहाँ का औद्योगिक विकास होगा, यहाँ की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में उससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। अन्यथा यहाँ के पूंजीपति जो धन ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर पूंजी का प्रसार निवेश करते हैं। तो राम मोहन राय की जो अग्रिम सोच या दूरदर्शिता थी वो यही थी कि यदि ब्रिटिश पूंजीपति यहाँ बस जाएंगे तो यहाँ पर अपने व्यापार के साथ में स्थल मार्गों का विकास भी करेंगे, यहाँ पर शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था भी करेंगे, यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि जब वो अपने कारखाने फैक्ट्रियाँ स्थापित करेंगे तो उसके तदनुरूप सभी व्यवस्थाएं उनको करनी होगी, जिससे भारतीयों को भी लाभ होगा। स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन, क्योंकि राम मोहन राय का विचार भी ब्रिटिश विचारकों का बहुत अधिक प्रभाव था। जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल, जो कि लेसेज फेयर की नीति में विश्वास करते हैं, व्यक्ति को स्वतंत्र रूप में व्यापार की स्वतंत्रता दी जाए और राष्ट्रों के बीच भी स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था की जा सकती है, जो लाभ और प्रॉफिट पर चलता है। लेकिन यदि जनहित के लिए राज्य को इसमें इंटरफेयर करना पड़े तो उसकी भी मनाही राम मोहन राय ने नहीं की है। अन्यथा व्यक्ति को अपने इच्छानुसार स्वतंत्र व्यापार की छूट भी मिलनी चाहिए। भारत में औद्योगिकरण तथा कृषि की उन्नति पर बल, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि की उन्नति के बिना इस देश का विकास नहीं हो सकता और औद्योगिकरण के बिना भारत आधुनिक भारत नहीं बन सकता, क्योंकि उद्योगों की स्थापना से ही भारत का आर्थिक विकास जो है अधिक बढ़ेगा। तो कृषि और उद्योगों की उन्नति पर भी राजा राम मोहन राय ने बल दिया। इसी के साथ हम राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसे राय का स्वयं का कथन है कि यदि मानव इसलिए अस्तित्व में आए हैं और उनका मूल स्वभाव यह है कि वे समाज की सुविधाओं तथा विकसित मानसिक अवस्था के सुखों को भोगें, तो वे ऐसी किसी भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था के विरोध में औचित्यपूर्ण हो सकते हैं जो समाज के सुख में बाधक हो अथवा मानवीय विवेक को विकृत करने के लिए बनाई गई हो। अर्थात व्यक्ति एक सुखी जीवन जीने का अधिकारी है और यदि उसके सुखी और गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन जीने में यदि कोई बाधा आती है तो उस बाधा को हटाने का उसे पूर्ण रूपेण अधिकार है, चाहे वो बाधा किसी भी व्यक्ति संस्था के द्वारा उत्पन्न की जाए, चाहे वो राज्य ही क्यों नहीं हो। अर्थात प्रकृति प्रदत्त जो सुखी सम्मानपूर्ण जीवन व्यक्ति को मिलना चाहिए, यदि उसमें कोई बाधा है तो व्यक्ति उस बाधा को अपने स्तर पर किसी भी रूप में हटा सकता है। क्योंकि राम मोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बड़े हिमायती थे, क्योंकि उन्होंने लोक, ह्यूगो ग्रोशियस, टॉमस पेन के विचारों का अध्ययन किया, उनके लिटरेचर से वो बहुत प्रभावित हुए। लोक के विचारों का उन पर बहुत प्रभाव था कि व्यक्ति को जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के प्राकृतिक अधिकार उसे जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं और ये अधिकार राज्य से पूर्व ही हैं, राज्य से पहले भी उसे इन अधिकारों की प्राप्ति हो जाती है और प्राकृतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर रोक लगाने की किसी को भी ये छूट नहीं हो सकती कि वो व्यक्ति के जीवन पर बंधन लगाए। स्वतंत्रताओं का नैतिक आधार पर भी राम मोहन राय ने इसकी समर्थन किया, क्योंकि व्यक्ति जब बाहरी रूप में उसे स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी वह अपने अंतरतम या अपने नैतिक विकास को भी बनाए रख सकता है। यदि व्यक्ति के पास बाहरी अभाव होंगे, व्यक्ति के पास यदि वो भूख और प्यास से मर रहा होगा तो ऐसे में उसकी नैतिकता का बचना पॉसिबल नहीं है, उसे चोरी करके खाना भी पड़ेगा और वो उसका ईमान या उसकी नैतिकता खत्म हो जाएगी। यदि व्यक्ति बाहरी रूप में अपने व्यक्तित्व विकास, अपने जीवन की सभी सुविधाओं को जुटा पाता है तो वो अपने अंतरतम का विकास भी कर लेगा। राज्य एक उपयोगी तथा महत्वपूर्ण साधन। व्यक्ति स्वतंत्रता के हिमायती होने का ये मतलब नहीं था कि राम मोहन राय ने राज्य
की उपयोगिता या राज्य के औचित्य को खत्म माना हो, क्योंकि राज्य तो वो संस्था है जो सभी की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को बनाए रख सकता है। अन्यथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो संपन्न और बलशाली लोगों के लिए ही रह जाएगी। तो राज्य ही व्यक्ति को आंतरिक और बाहरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा और उसके सर्वांगीण विकास के लिए सभी आवश्यकताएं उपलब्ध कराता है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराता है जिसमें व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है और एक अच्छा नागरिक बन सकता है। राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार के समर्थक राम मोहन राय ने व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ ही राज्य के कार्यक्षेत्र को केवल पुलिस कार्य तक नहीं माना कि वो केवल बाहरी आक्रमणों से रक्षा करे और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। राम मोहन राय ने कहा कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में जहां उसे आवश्यकता है वो सभी कार्य किए जाने चाहिए, जैसे चिकित्सा सुविधाएं हैं, यातायात की सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, गरीबी बेरोजगारी दूर करने के लिए जो बहुत सी योजनाएं हैं वो राज्य के द्वारा लाई जानी चाहिए। अर्थात व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्य को सकारात्मक प्रयत्न करने का अधिकार है, लेकिन इसको वो नैतिक आधार पर मानते हैं। राज्य के द्वारा जनहित के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए। सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन राम मोहन राय ने किया, क्योंकि उनको ये प्रतीत होता था कि उपनिवेशवादी जो राष्ट्र हैं वो दासता के कारण अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। वहाँ पर कला साहित्य जैसी चीज़ें विकसित नहीं हो सकती। 1821 में उन्होंने कलकत्ता जर्नल के संपादक J.S. बकिंघम को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अंत में कहा था कि यूरोपीय जो राज्य या एशियाई जो उपनिवेश है वो एक दिन अपनी इस दासता को खत्म करके स्वतंत्रता आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र तभी रहेगा जब राष्ट्रों की स्वतंत्रता रहेगी। राष्ट्र ही स्वतंत्र नहीं होंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रह सकती है। सरकार की निरंकुशता का विरोध किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के वो विरोधी थे। तो सरकारों को भी निरंकुश रूप में कार्य करने का अधिकार कभी नहीं हो सकता। सरकार का लक्ष्य केवल व्यक्ति के लिए अच्छा जीवन उपलब्ध कराना है, व्यक्ति के जीवन को और आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षित करना है। तो सरकार लेकिन निरंकुश प्रवृत्तियां नहीं अपना सकती। लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन का समर्थन किया। लोकतांत्रिक शासन जिसमें सभी व्यक्तियों की सहभागिता हो और जिसमें सभी व्यक्तियों को ये भावना महसूस हो कि वो भी सरकार में एक हिस्सेदार हैं। वो जिस रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं उस रूप में वो अधिकारों को भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी का शासन है और इसमें व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन आसानी से मिलता है, व्यक्ति को निष्पक्ष और उचित न्याय मिलता है, व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकार स्वतंत्रता इसमें सुरक्षित रहते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार सबसे बेस्ट, और लोकतांत्रिक सरकार के लिए ये संवैधानिक नियमों के अनुसार चलती है, जिसमें संवैधानिक शासन अर्थात सरकार जिसमें जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना इसमें की जाती है। सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक सरकार का सबसे बड़ा लाभ या प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने यूरोप के देशों की जब यात्रा की तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, जबकि भारत देश में व्यक्ति अपने खुलकर विचार प्रकट नहीं कर सकता था। और इसके लिए प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्होंने सबसे ज़्यादा आवश्यक मानी। प्रेस के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, और प्रेस ही एक ऐसी चीज़ है जो सरकार पर भी नियंत्रण रख सकती है, सरकार की कटु नीतियों को जनता के सामने ला सकती है, और प्रेस के माध्यम से ही जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। तो प्रेस को कभी भी नियंत्रण में नहीं रखा जाना चाहिए। इसको प्रेस को ही चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जा सकता है। इसी तरह प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए राजा राममोहन राय ने बहुत सारी सिफारिशें की। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों की मध्यस्थता का उन्होंने विरोध किया।
क्योंकि जमींदार लोग किसानों से ज़बरदस्त और अधिकतर लगान वसूल करते और सरकार को खुश करने का प्रयत्न करते, उसमें उन्हें खुद भी अपने मध्यस्थता का लाभ मिल जाता और राजस्व वसूली के उच्च पदों पर शिक्षित और योग्य भारतीयों की नियुक्ति करने का भी उन्होंने समर्थन किया। नागरिक सेवाओं में भर्ती की आयु को राम मोहन राय ने 22 वर्ष ही माना और फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाने पर बल दिया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा पूरे वर्ल्ड की भाषा है जिसके माध्यम से पूरे विश्व के साथ डायलॉग किया जा सकता है। इसी तरह फिर भारत के कानून निर्माण में ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाए। राम मोहन राय ने ये कहा, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का ही यहाँ पर शासन था। राम मोहन राय ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई है, तो वो सरकार संबंधी बारीकियां नहीं समझ सकती। तो ब्रिटिश जो संसद है, जिस प्रकार वहाँ के नागरिकों के लिए कानून बनाती है, जनहित के कानून, लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए, वैसे ही कानून ब्रिटिश सरकार को भारत के लिए बनाए जाने चाहिए। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर बल दिया, क्योंकि जब कानून बनाने की और कानून लागू करने की और कानून और व्यक्तियों के बीच कोई विवाद होने पर न्याय करने की शक्ति यदि एक ही व्यक्ति में होगी, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की तीनों शक्तियां एक व्यक्ति या एक ही संस्था में निहित होगी, तो वो स्वाभाविक रूप में निरंकुश आचरण करने लगेगी। राजा राम मोहन राय ने सरकार के विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को निहित करने का समर्थन किया और हर एक अंग दूसरे पर नियंत्रण भी रखेगा, जिससे एक संतुलन बना रहेगा और व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं का दमन नहीं हो पाएगा। विधि के संहिताकरण पर बल दिया, क्योंकि न्याय की स्थापना के लिए कानून और विधि का होना आवश्यक है और विधि और कानून न्याय करने वाले अधिकारी के ऊपर नहीं छोड़े जा सकते। इसके लिए दीवानी और जो फौजदारी कानून है, उनकी एक निश्चित एक संहिता हो, उनका संहिताकरण कर दिया जाए, एक उनको लिखित रूप में हो, जिसका सहारा हर कोई न्याय करने वाली संस्था उनके आधार पर न्याय कर सके और प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से उन कानूनों के अधीन न्याय मिले और कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान समझा जाए। जूरी व्यवस्था का समर्थन, क्योंकि न्याय कार्य में यदि एक जूरी की व्यवस्था की जाएगी तो वो न्याय ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा उचित प्रतीत होगा, जिसमें उचित साक्ष्य और वादी प्रतिवादियों की सभी बातों को समझकर न्याय किया जाएगा। एक व्यक्ति के द्वारा न्याय किया जाता है तो वहाँ पर पक्षपात की पूरी संभावना है। जूरी व्यवस्था में एक से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर जो न्याय किया जाएगा वो उस विवाद के सभी पक्षों को अच्छी तरह से समझकर अध्ययन करके न्याय करेगी। विधि के शासन पर बल दिया, क्योंकि शासन किसी व्यक्ति का या शासक का आदेश नहीं होना चाहिए। शासन में विधि सबसे इम्पोर्टेंट है और इस विधि या कानून के अंतर्गत राजा और नागरिक सभी एक समान माने जाते हैं। सभी को विधि के अधीन आचरण करना होता है, सभी को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होगा। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था और कहा था कि सभी धर्मों का अपना अस्तित्व है और सभी धर्मों का सार अल्टीमेटली एक है। तो धर्म के आधार पर विद्वेष और ये नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, धर्म व्यक्ति के आंतरिक और नैतिक विकास से जुड़ी चीज है, इसके लिए राज्य को इंटरफेरेंस नहीं किया जाना चाहिए। किसी धर्म को ऊंचा और नीचा नहीं समझा जाए, अपितु धार्मिक मामलों में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। न्याय क्षेत्र में नागरिक समानता पर बल दिया। कोई उच्च अधिकारी हो, सर्वोच्च स्तर पर बैठा हुआ या बहुत धनाढ़ संपन्न वर्ग हो या एक सामान्य नागरिक, सभी को नागरिक के रूप में समान समझा जाए और सभी को कानून के तहत एक जैसा न्याय उपलब्ध होना चाहिए। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान, हालांकि ये बात उस समय के दृष्टिकोण से कंट्रोवर्शियल सी लगती है, लेकिन राजा राम मोहन राय का ये कहना था कि यदि ब्रिटिश शासन कुछ समय के लिए भारत में और रहेगा
तो यहाँ का आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक विकास अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि भारत उस समय मध्ययुगीन अंधकार और कुरीतियों में जकड़ा हुआ कंट्री था। ब्रिटिश शासन के द्वारा यहाँ पर आधुनिक विचारधाराओं का विकास किया जाएगा, आधुनिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाएगी और उद्योगों का व्यापारिक विकास होगा, तो भारत और अधिक विकसित कंट्री बनेगा। हाँ, उनका ये नहीं था कि ब्रिटिश शासन हमेशा के लिए बना रहे। वो कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन को भारत के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक मानते थे। सार्वभौमिक धर्म, मानववाद, अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन। उन्होंने ये कहा कि अल्टीमेटली प्रत्येक मानव और ये मानवों का जो संसार है एक विश्व समाज है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति एक नागरिक है। तो हर राष्ट्र को संपूर्ण विश्व को अपना परिवार समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सीमाओं में बंद कर कोई भी राष्ट्र अपनी प्रगति नहीं कर सकता है। अपनी प्रगति के लिए उसे अपने राष्ट्रीय बाउंड्रीज को दूसरे राष्ट्रों के साथ मेल जोल, संपर्क, मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए खोलना पड़ेगा। और जब अंतर्राष्ट्रवाद का विकास होगा तो युद्ध जैसी प्रवृत्तियों का स्वाभाविक रूप में अंत हो जाएगा। तो ये राजनीतिक विचार राजा राम मोहन राय के द्वारा रखे गए। और अल्टीमेटली अब यदि हम ये देखें कि आधुनिक भारत के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था, तो उसमें हम निम्नांकित पॉइंट्स को देख सकते हैं। क्योंकि भारत और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच एक ऐसा व्यवहारिक उपयोगी तालमेल उन्होंने स्थापित किया, जिस समय यूरोपीय संस्कृति को बहुत हीन समझा जाता था, क्योंकि उसकी अच्छाइयों को हम जानते नहीं थे। उस समय राजा राम मोहन राय ने यूरोपीय आधुनिक जो विचारधाराएं हैं, मानवीय स्वतंत्रता, अधिकारों से संबंधित विचारधाराएं हैं, उनको यहाँ की व्यवस्थाओं के साथ समन्वित करने का प्रयास किया। इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। इसके संबंध में हम निम्न पॉइंट्स को ले सकते हैं। बुद्धिवाद और आधुनिकतावाद के प्रतिपादक के रूप में राजा राम मोहन राय का, क्योंकि प्रत्येक चीज को बुद्धि के आधार पर जानने समझने का उन्होंने बात कही कि जो होता आया है उसका समर्थन करने के बजाय व्यक्ति को अपने विवेक और बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये अमुक बात, अमुक विचार, अमुक कृत्य उचित, उपयोगी है या नहीं है, प्रासंगिक है या नहीं है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, क्योंकि उस समय रूढ़ियों की जो यहाँ पर जड़ें फैली हुई थी, उन रूढ़ियों को खत्म करने का जो साहस है सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने किया। क्योंकि उन्होंने देखा कि एक जीवित महिला को पति की मृत्यु के बाद अग्नि के हवाले कर दिया जाता है और उस प्रथा को सामाजिक रूप में इस तरह से महिमा मंडित किया हुआ है, तो ऐसी प्रथाएं जिसमें समाज घिरा हुआ था उनको तोड़ने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। क्योंकि सर्वप्रथम जो परिवर्तन के लिए आवाज उठाता है वो समाज के लिए एक विद्रोही सा बन जाता है। लेकिन राजा राम मोहन राय के प्रयत्न सकारात्मक थे, उनका मंतव्य नैतिक था, तो उन्हें अपने मंतव्यों में सफलता भी मिली। जैसे वी.एस. नरवणे ने कहा, उनका कोटेशन है कि राय की दृष्टि निरर्थक रूढ़ियों एवं प्रथाओं से धुंधली नहीं पड़ी। उनके उदार हृदय तथा उतने ही उदार मन ने उन्हें पूर्व को हीन माने बिना पश्चिम का संदेश स्वीकार करने को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी बातों का महत्व, भारतीय संस्कृति की बातों का महत्व समझा, उसको प्रतिपादित किया, लेकिन उसके साथ पश्चिम की जो अच्छी बातें हैं उनका समन्वय, सामंजस्य भी स्थापित किया। धार्मिक क्षेत्र में योगदान, उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना की। धार्मिक क्षेत्र में ऊंचे नीचे का उन्होंने भेद खत्म किया और धर्मनिरपेक्षता जैसा दृष्टिकोण उस समय रखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, प्रदा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो कुरीतियाँ चल रही थी उनको खत्म करने के लिए प्रयत्न किया, इनका विरोध किया और सामाजिक न्याय की स्थापना करने की उन्होंने वकालत की। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उन्होंने बल दिया और केवल मध्ययुगीन धर्म आधारित शिक्षा का विरोध करके उन्होंने आधुनिक तर्क और बुद्धि पर आधारित शिक्षा, गणित, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने का उन्होंने प्रयास किया।
आधुनिक भारत के महान शिक्षाविद। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर अध्ययन के लिए वकालत की। उन्होंने ब्रिटिश सुधारकों, ब्रिटिश शासकों से भी अपील की कि यहाँ पर जो धर्म मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उसके बजाय यूरोपियन पद्धति पर आधारित आधुनिक शिक्षा की दी जानी चाहिए, ताकि भारतीय भी यूरोपियन उदारतावादी साहित्य को समझ सके। और जब वो उदारतावादी साहित्य को समझेंगे तो अपनी दास्ता को ख़त्म करने के लिए उनमें प्रवृत्ति जागृत होगी। पीके सेन का जैसे एक कोटेशन है कि उन्हें पूरी तरह से पूर्वी शिक्षा पद्धति की कमियां परिलक्षित हो रही थी, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वे वेदांत के अध्ययन से भारतीयों को अलग रखना चाहते थे। उन्हें आभास था कि वेदांत से मूर्ति पूजा तथा अन्य आडंबरों से मुक्ति मिल सकती है। इस उद्देश्य से उन्होंने वेदांत स्कूल की स्थापना की। मैंने जैसा पहले भी कहा कि भले ही उन्होंने पश्चिमी बातों को स्वीकार किया, पश्चिमी संस्कृति की वो समर्थक थे, लेकिन भारतीय संस्कृति की महत्ता को उन्होंने कभी कम नहीं होने दिया। वेदों का उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट किया। वेदों की महत्ता से वो पूर्ण रूप से परिचित थे, और ये इसी चीज़ का परिचायक है कि उन्होंने वेदांत स्कूल की स्थापना की, ताकि ये भारतीय संस्कृति का भी निरंतर आने वाली पीढ़ियों तक ये चले और भारतीय इसको जान सके। हाँ, आधुनिकता के लिए जो चीज़ें आवश्यक है उन्हें अपनाई जा सकती है। केवल भारतीय संस्कृति को एक बाहरी एक आवरण बनाकर उसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिए, प्रशासनिक व्यय में कमी के सुझाव दिए, उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने के सुझाव दिए। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे विचार, विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन जो रॉय ने किया वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अल्टीमेटली रॉय के जो उनका सोच, उनका आदर्श, उनका चिंतन, उनके कृत्य, ये सब भारत को आधुनिक भारत की ओर ले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में आज भी प्रचलित हैं और हमेशा बने रहेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही। शेष अगले क्लास में हम अन्य थिंकर का अध्ययन करेंगे।